हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने कल अनाउंस किया था कि बहुत जल्द मैं आपके लिए एक सी की प्रोग्रामिंग सीरीज़ लेकर आने वाला हूं और आज उस सीरीज़ का पहला वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और इसे लर्न कीजिए। और इस पर जब भी मैं इसमें कोई क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि अपने लेवल पर, अपने एंड पर आप उसका आउटपुट खोजने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स अपने दिमाग पर, अपने माइंड पर इस प्रोग्राम को आपको रन करना है, सोचना है और एक आउटपुट निकालना है। हालांकि मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको रिजल्ट दूंगा, बट हर क्वेश्चन के बाद मैं 5 सेकंड 10 सेकंड वेट करूंगा ताकि आप उसको समझें। और ज़्यादा हुआ तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके रोक कर आप सोच सकते हैं और उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। और आज का जो सेशन होगा बेसिकली हमारा वेरिएबल पर डिपेंड रहेगा। जो मोटिव है, जो सीक्वेंस है चलने का, वो ये रहेगा कि पहले हम शुरुआत के कुछ क्लासेस चैप्टर वाइज चैप्टर कराऊंगा मैं, उसके बाद फिर हम आपके लिए मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अभी क्योंकि मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ, ये सोचकर कि हमारे पास कुछ लर्नर भी जुड़ेंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो पहली बार जुड़ रहे हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो सभी को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को लेकर आया हूँ। तो अभी हम जो चलेंगे वो चलेंगे चैप्टर वाइज और आगे जाकर फिर हम करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन। सो बी रेडी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है, ये प्रोग्राम आप ध्यान से देखिए। इस प्रोग्राम पे इंटीजर मेन इक्वल टू 20 लिखा हुआ है और प्रिंटफ हमने किया है मेन को। तो सोच लिया आपने इसका आंसर क्या रहेगा। तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं: कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, 20 एंड नो आउटपुट। अब इस प्रोग्राम में हमने वेरिएबल का नाम लिया है मेन, ठीक है। तो कुछ बच्चों की ये डाउट हो सकता है या कंफ्यूजन हो सकता है, जिनने थ्योरी पढ़ी होगी सी की, सी में किसी भी कीवर्ड से हम कोई भी वेरिएबल नेम नहीं बना सकते जो कि ऑलरेडी डिफाइन है। बट मेन कहीं भी कीवर्ड में डिफाइंड नहीं है सी की लैंग्वेज में, ठीक है। इट्स अ फंक्शन नेम। तो सी में एक चीज ध्यान रखें स्टूडेंट्स आप लोग, कि हम केवल और केवल कीवर्ड्स पर ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेंगे। कीवर्ड दैट मीन्स इफ हुआ, एल्स हुआ, डू, वाइल, फॉर, इन किसी भी नाम का हम वेरिएबल नहीं बना सकते। बट जो भी फंक्शंस के नेम है, प्रिंटफ हुआ, स्कैनफ हुआ, मेन हुआ, इन किसी भी नाम से हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में किसी भी तरह की एरर नहीं आने वाली है और आपको बिना किसी प्रॉब्लम के क्या मिलने वाला है, 20 यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। So I will also run this program on application और फिर आप इसका आउटपुट भी ताकि देखते रहें, ताकि अगर कहीं मिसमैच होता है तो उसे हम देख भी पाएं। तो देखिए हमने इस प्रोग्राम को पेस्ट किया है और हम इसे कर रहे हैं रन। बिल्ट एंड रन किया। देखिए आपकी स्क्रीन पर आउटपुट आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? 20 दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के हमें क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोग्राम को रीड करेंगे सभी लोग। इंटीजर प्रिंटफ लिया हुआ है यहाँ पर हमने, और प्रिंटफ में क्या असाइन किया है, 20। देन प्रिंटफ को प्रिंट किया है। अभी अभी हमने एक रूल देखा, सभी ने देखा कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल नेम से, किसी भी फंक्शन को एज अ वेरिएबल के नेम की तरह यूज कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो ये पहली लाइन जो प्रिंटफ की है, इंटीजर प्रिंटफ, ये लाइन किसी भी तरह का एरर प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो क्या हमारा प्रोग्राम सही है? फिर सोचिए जरा, अगर ये लाइन कोई एरर नहीं आएगी तो प्रोग्राम चलना चाहिए, लेकिन यहां पर आने वाली है कंपाइल टाइम एरर। अब ये एरर क्यों आएगी, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने किसी फंक्शन को एज अ वेरिएबल डिफाइन कर दिया, देन द फंक्शन विल लॉस इट्स एक्चुअल डेफिनेशन। अब ये फंक्शन अपनी वास्तविक डेफिनेशन खो देगा। दैट मीन्स अब हम प्रिंटफ को फंक्शन की तरह यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर ये जो लाइन नीचे वाली लिखी हुई है, प्रिंटफ परसेंटेज डी, यहां पर आएगी एरर। और ये एरर क्योंकि कंपाइल टाइम आ जाएगी, कंपाइल करते समय आ जाएगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो लेट्स ऑल्सो ट्राई टू रन इट। से मैं कर रहा हूँ पेस्ट, ठीक है। तो देखिए इसे मैंने किया रन, और जैसे रन किया ये इस तरह का रेड बॉक्स आपको दिख रहा होगा मेरे माउस के पास, माउस पॉइंटर के पास। ये डिनोट कर रहा है कि भाई ये एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही, नीचे जरा मैं दिखा भी सकता हूँ आपको एरर, नीचे डिबग विंडो पर
देखिए बिल्ट मैसेज में नीचे आ रहा है एरर कॉल्ड प्रोजेक्ट प्रिंटफ इज नॉट अ फंक्शन और फंक्शन पॉइंटर। नीचे जो रेड कलर सॉरी ब्लू कलर से हाईलाइटेड दिख रहा है जो आपको, तो थोड़ा छोटा होगा बट आपको बता दिया मैंने कि ये कोई भी फंक्शन डेफिनेशन अब नहीं रही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इस प्रोग्राम को फिर से देखिए, फिर से मेन आ गया 20 और फिर से मैंने मेन को प्रिंट किया है। अब देखकर बताइए जरा कि क्या कोई एरर आ सकती है यहाँ पर। सोचिए 2 मिनट। आई थिंक आपने दिमाग में आंसर निकाला होगा। आपका आंसर क्या है जरूर कमेंट में लिखिएगा, लेकिन देखिए इसका सही आंसर क्या है, यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई कंपाइल टाइम एरर क्यों आएगा, अभी तो मेन चल गया, यहाँ प्रिंटफ भी सिंपल फंक्शन है, मेन भी वेरिएबल है, फिर क्या दिक्कत है भाई। दिक्कत यहाँ पर ये हो गई कि हमने मेन को एज अ इंटीजर या फ्लोट या किसी भी तरह से डिक्लेयर किया ही नहीं, मैंने सिर्फ मेन लिखा है। तो बच्चों जब तक हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, डेटा टाइप नहीं लगाएंगे, तब तक वेरिएबल डिक्लेयर होगा नहीं। दैट मीन्स हम केवल प्री डिफाइंड या पहले से डिक्लेयर वेरिएबल हैं उनको ही हम इस तरह से असाइन कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल फर्स्ट टाइम असाइन हो रहा है तो उसे पहले डिक्लेयर होना ही चाहिए। तो इन सी वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल फर्स्ट, देन वी कैन असाइन द वैल्यू। हाँ, ये बात अलग है कि हम एक ही लाइन पे दोनों काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी लैंग्वेज है जहां पर वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट लाइक पाइथन है, वहां पर आप सिर्फ मेन लिख देते तो वेरिएबल बन जाता। बट सी के केस में मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर मेन के आगे कोई कीवर्ड नहीं लगा है, किसी भी तरह का डेटा टाइप नहीं लगा है, दैट मीन्स मेन यहाँ पर एरर शो करेगा। तो देखिए मैंने इसे फिर से किया रन, और ये देखिए पहली लाइन पर ही क्या आ रही है, एरर आ रही है। कारण वही है कि वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, कंपाइल टाइम एरर आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए यहां पर हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर ए और हमने उसे किया है प्रिंट। अब आपको बता दूं इस प्रोग्राम में कंपाइलेशन से रिलेटेड कोई एरर नहीं आएगी। तो अब आपको देखना है वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो नीचे ABCD 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, ये नहीं आएगा। अब आपको 2 वैल्यू में से डिसाइड करना है, 0 आएगा या फिर कोई गार्बेज वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पर गार्बेज का मतलब है कोई भी अनप्रिडिक्टेड वैल्यू जो पहले से फिक्स्ड नहीं है, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ का सही आंसर होगा इस प्रोग्राम का ऑप्शन नंबर डी, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज इन द सेंस कुछ भी, इट विल बी 0 ऑल्सो, 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। सी के केस में जब भी हम कोई लोकल वेरिएबल बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हर क्वेश्चन के पीछे का जो रीजन है, जो लॉजिक है, जो तर्क है, उसे आप दिमाग में रखिएगा ताकि आगे क्वेश्चन आपको बनना शुरू हो जाए। और इस लॉजिक को आगे भी आप इम्प्लीमेंट जब करेंगे ना तो याद रखेंगे, तो आपको पता रहेगा कि चीजें कैसी होती है। दैट मीन्स थ्योरी भी कंप्लीट होती जाएगी और आपका प्रैक्टिस तो करा ही रहा हूं मैं। तो सी के केस में जब हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लोकल, ग्लोबल नहीं, लोकल वेरिएबल जब भी बनेगा और उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है, तब वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट कुछ भी ले सकता है। दैट इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। कोई भी अनडिफाइंड अनप्रिडिक्टेड वैल्यू ले लेगा और वो कहलाएगी कौन सी, गार्बेज वैल्यू। तो देखिए इसको मैं करता हूं यहाँ रन, और अब हमने इसे किया रन, देख पा रहे हैं, देखिए 57 दिखा रहा है। 57 तो हमने दिया ही नहीं कहीं भी। तो अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग तरह की वैल्यू देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की वैल्यू को हम कहेंगे कौन सी वैल्यू, गार्बेज वैल्यू। चलिए ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पर हमने लिया है वेरिएबल इंटीजर a इक्वल टू 20 देन a इक्वल टू 30 लिखा है, और मैंने यहां प्रिंट कराया है मेन को। ठीक है, जरा सोचिए इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, सोच लिया आपने। अब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो लिखते समय, यहाँ ए भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम मेन को ही देख लेते हैं, अगर मेन यहाँ प्रिंट है तो क्या आएगा, और अगर मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या आएगा। दोनों चीजों को समझिएगा कि क्या यहाँ पर कोई एरर आएगा या
नहीं आएगा। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, 20, 30 और इस पर एक वैल्यू और बढ़ा देना है गार्बेज। ठीक है, एक लिख लीजिएगा कौन सी वैल्यू, गार्बेज में इसको इस पे तो नहीं लिखा मैंने क्योंकि हो सकता है मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पर ए लिखना था, बट अगर मेन लिख रहे हैं तो एक वैल्यू और ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ गार्बेज। अब जरा सोचिए जरा क्या आने वाला है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अब कुछ स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि हमने यहाँ मेन नाम का वेरिएबल नहीं बनाया, मेन इज एन अनडिफाइंड वेरिएबल, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, सो ये एरर दिखा सकता है। भाई कोई भी वेरिएबल जो नहीं बना एरर आएगी। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर देखते हैं। मैंने यहाँ वेरिएबल तो नहीं बनाया मेन के अंदर, लेकिन मेन कहीं ना कहीं तो बना है। देखिए बाहर क्या बना हुआ है, एक मेन बना हुआ है, फंक्शन की तरह बना हुआ है। सी के केस में अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं, सॉरी कोई फंक्शन बना रहे हैं और उसका कोई टाइप नहीं दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर टाइप का हो जाता है। सी में जब भी कोई फंक्शन बनाएंगे, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, फिर भी आपको बता रहा हूं मैं कि जब भी सी में कोई भी फंक्शन बनाते हैं और उसका कोई टाइप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट टाइप विल बी इंटीजर। तो मेन इंटीजर टाइप का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, मेन पहले से बना हुआ है, हाँ वेरिएबल की तरह नहीं बना है लेकिन फंक्शन की तरह वो ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। तो मेन क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन है इसलिए यहाँ पर एरर नहीं आने वाली है। ठीक है, पहली चीज क्या, एरर नहीं आएगी क्योंकि सी में अगर आपने फंक्शन पढ़े होंगे तो आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन एंड रिकर्शन ऑफ फंक्शन। जब हम किसी फंक्शन को खुद के अंदर ही कॉल कर लें तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। तो ये जो केस यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर एक्चुअली मेन को मैं मेन के अंदर ही यूज कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मैंने इंटीजर में बना लिया होता कोई वेरिएबल तो उस वेरिएबल को यूज करता, बट अगर कोई फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है और उस फंक्शन का नेम मैं यूज कर रहा हूँ तो एरर नहीं आएगी। अब एरर नहीं आएगी तो वैल्यू क्या आएगी भाई, क्योंकि मैंने अभी अभी क्या कहा कि मेन इंटीजर टाइप का है बट उसकी कोई वैल्यू नहीं दी है मैंने मेन की। ठीक है, वैल्यू फंक्शन कैसे दी जाती है, रिटर्न कीवर्ड से। इस प्रोग्राम में कहीं रिटर्न कीवर्ड लगा नहीं अभी, और तो मेन में कोई वैल्यू नहीं है और कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स इट विल शो द गार्बेज वैल्यू। क्या मिलने वाली है, गार्बेज वैल्यू। तो देखिए मैं इसको भी रन करके दिखा रहा हूं आपको, और मैंने इसे रन किया और देखते हैं क्या आ रहा है इसकी वैल्यू। ये देखिए 14199,248 समथिंग समथिंग गार्बेज वैल्यू हमें मिल रही है। और आगे जाके मैं बताऊंगा भाई गार्बेज क्या आती है, कब एड्रेस आता है। कई बार ऐसा होता है ना कि फंक्शन में एड्रेस भी रिटर्न होते हैं, लेकिन अभी एड्रेस की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, अभी केवल आप वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी कोई वेरिएबल ऐसा हो जो असाइंड नहीं है और उसकी वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूं, तो जो भी वैल्यू प्रिंट हो रही है वो गार्बेज वैल्यू कहलाएगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगर मैंने यहां कर दिया होता ए, अगर मैंने यहां कर दिया ए, तो अब आप लोग बताइए, सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ए इक्वल टू 20 लिखा है, ए इक्वल टू 30 लिखा है, ए को प्रिंट किया। देखिए आपके पास दो ऑप्शन में दे रहा हूं, 20 या 30, ये सोचना है आपको। एरर नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि यहाँ तो एक के सामने लगा ही नहीं तो अनडिक्लेयर तो नहीं भाई, क्योंकि पहले कोई भी वेरिएबल केवल एक बार डिक्लेयर करना आपको मेन के अंदर एक स्कोप पर। ठीक है, अनदर स्कोप में सेम नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। जब भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन होती है, ये पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो पहली बार मैंने 20 असाइन किया तो गार्बेज रिप्लेस हो गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ नहीं देता तब तक गार्बेज रहता है। तो पहली बार क्या रिप्लेस हो गया, जो गार्बेज था 20 आ गया। लेकिन जैसे ही नीचे मैंने इक्वल टू 30 लिखा तो ओल्ड वैल्यू जो 20 थी वापस रिप्लेस हो गई। सो द फाइनल वैल्यू विल बी 30। देखते हैं, इसे भी रन करके देखिए भाई, फाइनल वैल्यू विल बी 30। ठीक है, दिख रहा है आपको, चलिए ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए इस बार फिर मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए, मेन फंक्शन में मैंने ए की वैल्यू को प्रिंट किया है। ध्यान से देखिए, अगर हम कोई वेरिएबल मेन फंक्शन के बाहर बनाते हैं उसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और अगर मेन के अंदर बनता है तो उसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो वेरिएबल के अगर स्कोप की बात करें तो यहां पर हमने ग्लोबल वेरिएबल यूज किया है। अब प्रेडिक्ट कीजिए इसका आंसर क्या आने वाला है।
ठीक है, आपने प्रेडिक्ट कर लिया होगा। एरर है नहीं इस पर, ना तो कंपाइल टाइम एरर ना ही रन टाइम एरर, बचे दो ऑप्शन हमारे पास, जीरो या गार्बेज आउटपुट। तो देखिए यहाँ पर फिर एक नया रूल आपको बता दूं, वेरिएबल अगर लोकल बनता है तो तब वो लेता है गार्बेज वैल्यू। अगर वेरिएबल लोकल स्कोप पर बनता है और उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती तब वो लेता है गार्बेज वैल्यू। लेकिन अगर वेरिएबल ग्लोबल स्कोप पर बना हुआ है तो गार्बेज नहीं लेता, बल्कि वो असाइंड हो जाता है डिफॉल्ट वैल्यू से। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती हैं पर देखिएगा, इंटीजर्स या जो भी नंबर है, फ्लोट हुआ, इंट हुआ, ये जीरो से इनिशियलाइज हो जाएंगे। जो कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप के डेटा, स्ट्रिंग तो होता नहीं इसी में बट कैरेक्टर होता है, वो स्पेस से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीजर ए इंटीजर है, दैट मीन नंबर को डिनोट कर रहा है, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी जीरो। ये भी एक नया रूल है, इसे भी आप समझ लें कि अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, ग्लोबल वेरिएबल, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर लोकल वेरिएबल बनाया है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी गार्बेज। ये किसके केस में बात कर रहा हूँ, इंटीजर के केस में। और अगर कैरेक्टर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी स्पेस, किसकी, अगर ग्लोबल है, और लोकल है तब भी कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू। तो देखिए इसको मैं कर रहा हूँ रन, तो ये देखेंगे आप स्क्रीन पर क्या मिल रहा है आपको, जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। लोकल के लिए गार्बेज और ग्लोबल के लिए डिफॉल्ट वैल्यू जो डिफाइंड होती है जीरो या स्पेस से, नंबर के लिए जीरो। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंटीजर ए इक्वल टू 100 और फिर हमने लिखा नीचे इंटीजर ए इक्वल टू 10 और मैंने ए को किया है प्रिंट। अब यहाँ पर दोनों दो वेरिएबल हमने यूज किए हैं, दोनों ही तरह की स्कोप का हमने यूज किया हुआ है, ग्लोबल का भी और लोकल का भी। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स की ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या सेम नेम से हो सकते हैं, पहले ये चीज ध्यान देना हमें। अगर हो सकते हैं, अगर उसमें कोई एरर नहीं आ रही, तो फिर आप आउटपुट निकालिए कि इसका आंसर फिर क्या आएगा। सोच लिया होगा आपने। चलिए देखिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। सी कहता है कि आप एक ही स्कोप में दैट मीन लोकल स्कोप की अगर हम बात करें तो एक ही नाम से दो वेरिएबल नहीं बना सकते। स्कोप का मतलब आप सिंपल से समझ लीजिए करली ब्रैकेट। एक ही करली ब्रैकेट के अंदर जब तक स्कोप उसका खत्म नहीं हो रहा, वो करली ब्रैकेट जहां पे मैंने वेरिएबल बनाया है, उसी स्कोप में हम दूसरा वेरिएबल उसी नाम से नहीं बना सकते हैं, भले टाइप कुछ भी हो। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ इंटीजर ए बना लिया तो नीचे ना तो मैं इंटीजर ए बना सकता हूँ, ना तो फ्लोट ए बना सकता हूँ, ना ही कैरेक्टर ए बना सकता हूँ। कहाँ पर, इस लोकल स्कोप में। लेकिन इनसाइड द डिफरेंट स्कोप वी कैन हैव द वेरिएबल विथ सेम नेम। अब यहाँ पर ए जो बना हुआ है ग्लोबल स्कोप में बना है, दैट मीन मेन के बाहर है, और ये जो इंटीजर ए बना है मेन के अंदर है, तो दैट मीन्स ये पॉसिबल है, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी, दोनों ही वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे। अब ये डिपेंड करता है तो दूसरी चीज कि इनका एक्सेसिंग जो स्कोप है वो किसका है, किसके अंदर, ये हमें समझना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, अगर हम जब किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर प्रिंट करते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है लोकल वेरिएबल को। सबसे पहले वो लोकल वेरिएबल में सर्च करेगा, लोकल स्कोप में देखेगा क्या यहाँ पर ए डिफाइंड है जहां पर मैंने प्रिंट किया है। तो यहाँ पर मैंने ए को प्रिंट किया और मेन के अंदर ही इसे ए मिल गया, तो मेन बाहर नहीं जाएगा और सिर्फ किसे सर्च करके लाएगा, जो लोकल स्कोप का वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो दैट मीन्स आउटपुट विल बी 10। देखिए फिर से थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको मैं सही करके बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो देखिएगा आउटपुट, इसके ऑप्शन देख लीजिए आप लोग क्या क्या ऑप्शन लिखे गए हैं। तो कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, ये दोनों नहीं आएंगे। अब आती बात 10 या 100 की। तो अभी अभी हमने क्या डिस्कशन किया कि जब भी हम किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं किसी भी स्कोप के अंदर या फंक्शन के अंदर, तो सबसे पहले वो ढूंढता है उस वेरिएबल को अपने लोकल स्कोप में, और अगर मिल जाता है तो उस लोकल स्कोप को एक्सेस करता है। अगर वेरिएबल लोकल स्कोप में नहीं मिलता देन इट विल सर्च द वेरिएबल इनसाइड द ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप का तब आता है अगर लोकल में नहीं बना होता, और अगर ग्लोबल में भी नहीं मिला देन इट विल प्रोड्यूस द कंपाइल टाइम एरर। तो यहाँ पर एरर नहीं है और आउटपुट क्या मिलने वाला है 10, क्योंकि लोकल वेरिएबल में किस वैल्यू के साथ वेरिएबल मिल गया मुझे, 10 के साथ। सो लेट्स ट्राई द प्रोग्राम, इसको रन करते हैं और इसे मैंने किया रन।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या मिल रहा है, हमें 10 मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपका। देखिए, हर क्वेश्चन बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हर एक क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझ में आए और आप उस तरह के जब दूसरे क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसे आप बिना किसी दिक्कत के उनका आंसर दे सकें। हर क्वेश्चन पे हमने इसलिए वेरिएशन रखा है ताकि आप कुछ सीखें भी, और अगली वाली जो क्लासेस होंगी जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे वहां पर ये जो सीखा रहेगा आपने इन्हें हम रीयूज कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को रीयूज करेंगे। दैट मीन्स जो भी सीखा है उसे हम ध्यान में रखते हुए आगे के आंसर देंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए ध्यान से देखिएगा कोड को। मैंने इंटीजर a इक्वल टू 10 लिया है, देन इंटीजर a इक्वल टू 100 लिया है और फिर मैंने a को प्रिंट किया है। तो सोच कर बताइए जरा कि आपके पास 4 ऑप्शन है, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, 10 या 100, क्या आंसर आना चाहिए। सभी लोग अपना लॉजिक जरूर दिमाग में अपने माइंड में सोचेंगे ताकि ये भी पता रहे कि आप पिछले जो मैं बताता जा रहा हूँ कहाँ तक आप उसे सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 2 बार मैंने इंटीजर a और इंटीजर a डिक्लेयर कर लिया है, और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमने अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया देन वी कैन नॉट रीडिक्लेयर द वेरिएबल हैविंग द सेम नेम। तो यहाँ पर a नाम से मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकता, दैट मीन्स इट विल बी द कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ इंटीजर नहीं लिखा होता देन कोई इशू नहीं था, जो a की वैल्यू थी वो 100 से रिप्लेस हो जाती। ठीक है, तो अगर किसी को लग रहा था यहाँ पर कि 100 आएगा तो भाई उस चीज को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 100 नहीं बल्कि एरर आएगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू रिप्लेस नहीं हो रही है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने इंटीजर ए बनाया था और मैं दोबारा से इंटीजर ए बना रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई इट विल बी द कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो इसे भी रन करके ट्राई करते हैं। तो इससे मैंने किया पेस्ट और ये देखिए मैंने किया रन, तो क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, एरर आ रहा है। दैट मीन्स कारण वही है कि हम वेरिएबल ए को दोबारा डिफाइन और दोबारा डिक्लेयर करने जा रहे हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, और अब आपने लगभग चीजें सीख ली हैं, समझ ली हैं, तो अब आप इसको ध्यान से इसका आंसर निकालिए। यहां पर देखिएगा हमने 2 स्कोप यूज किए हैं, ये कोई एरर नहीं है। इस तरह के प्रोग्राम आपको देखने को मिल सकते हैं। मेन के अंदर ही मैंने बिना किसी कंडीशन का ना तो इफ लिया है, ना ही एल्स लिया, ना ही फॉर लिया है, सिर्फ करली ब्रैकेट लिया है। ऐसे प्रोग्रामिंग की जा सकती है। यहाँ पर जब भी करली ब्रैकेट के अंदर फिर से करली ब्रैकेट मिल रहा है तो समझिएगा कि यहाँ पर स्कोप चेंज हो गया। दैट मीन्स ये इंटीजर ए अलग स्कोप में है और ये इंटीजर ए अलग स्कोप में है। ठीक है, तो एरर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर पिछला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि एक नाम से वेरिएबल मैंने बना लिया दूसरा नहीं बना सकते, यहाँ पर बनेगा क्योंकि स्कोप चेंज हो चुका है। ठीक है, जिस तरह से हमने ग्लोबल में देखा था कि बाहर था और एक वेरिएबल अंदर था तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, अब देखिएगा इस इनर स्कोप के अंदर मैं दूसरा ए नहीं बना सकता, बट इस स्कोप के बाहर ए हो सकता है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अब एरर नहीं है तो अब देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 2 प्रिंटफ यूज हुए हैं, एक तो इस स्कोप के अंदर लिखा हुआ है प्रिंटफ और एक इस स्कोप के बाहर लिखा है प्रिंटफ। हमने रूल क्या पढ़ा कि जब भी हम किसी स्कोप के अंदर वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, प्रिंट करेंगे, सबसे पहले वो लोकल स्कोप को ढूंढेगा। तो यहाँ देखिए लोकल स्कोप में ए मिल चुका है, दैट मीन्स यहाँ पर 100 प्रिंट होने वाला है। ठीक है, बाहर आ गए स्कोप से। अब इस प्रिंटफ की अगर हम बात करें, क्योंकि ये प्रिंटफ इस इनर स्कोप के बाहर लिखा है, तो यहाँ का जो वेरिएबल है, जो लोकल वेरिएबल होते हैं, अगर उनकी हम लाइफ टाइम की बात करें, देखिए 2 चीजें आपने पढ़ी होंगी, स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है केवल यहीं तक होता है, करली ब्रैकेट के अंदर तक, उसके बाहर हम लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये वेरिएबल यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। तो जब ये वेरिएबल यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है तब वो सर्च करेगा अपने स्कोप में क्या ए बना हुआ है। तो अपना स्कोप दैट मीन्स देखिए फंक्शन का स्कोप, नीचे करली ब्रैकेट है, तो ये करली ब्रैकेट जहां शुरू हुआ था उस स्कोप के अंदर इसे सर्च करना है क्या ए बना हुआ है। बिल्कुल, ए ऑलरेडी बीन डिफाइंड विद द वैल्यू ए, तो सॉरी वैल्यू 10, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या मिल गई उसे 10। तो ये प्रिंटअप भी चलेगा बिना किसी दिक्कत के। तो पहली बार आउटपुट आएगा 100 और जब ये प्रिंट चलेगा तो 10, तो 110। तो
तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा फिट बैठने वाला है, ऑप्शन नंबर सी 110। अगेन इस प्रोग्राम को हम रन करके जरूर देखेंगे। देखिए इसे भी मैंने किया कॉपी और इसे हम कर रहे हैं कोड ब्लॉक में रन। देखिए कोड ब्लॉक एक आईडी है, जिन बच्चों ने टर्बो पे किया होगा वो भी कोड ब्लॉक को ट्राई कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, 110 मिल रहा है। कोई भी जब भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, तो अपने समझने के लिए आप चाहे तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके रोक कर आप सोच सकते हैं, और फिर उसका आंसर जब आपका निकल आए तो फिर आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके देखिए या प्ले करके फिर देखिए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अब देखिएगा इस क्वेश्चन का कोड देखिए और इसका आउटपुट आप मुझे बताइए। इन द सेंस आप उसे सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपको पता रहे कि आपका आउटपुट क्या निकला था। ठीक है, देख लिया आपने। तो देखिए यहां पर आपने देखा इंटीजर a इक्वल टू 10 मैंने लिया हुआ है एक स्कोप में, और नीचे मैंने लिया है a इक्वल टू 100। a इक्वल टू 100 लिया है, बाहर मैंने इंटीजर a इक्वल टू 10 लिखा, यहाँ पर इंटीजर नहीं लगाया है। यहाँ पर इंटीजर ए को सॉरी यहाँ पर हमने प्रिंट एफ किया है को बाहर भी प्रिंट किया। दैट मीन्स पिछला ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज किया है। चेंज क्या किया कि यहाँ पर ए को डिक्लेयर नहीं किया मैंने, केवल ए इक्वल टू 100 लिखा है। तो इसका आंसर अब देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कहीं भी एरर नहीं दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी हो सकता है डाउट आया हो कि सर यहाँ पर एरर आ सकती है कि आपने डिक्लेयर तो किया ही नहीं और लोकल स्कोप में है, दैट मीन्स ये वाला वेरिएबल तो यहाँ एक्सेस अगर नहीं होगा तो एरर आएगी। बट एक चीज ध्यान रखें स्टूडेंट्स, कोई भी वेरिएबल जो बाहर बना है अपने इनर स्कोप में एक्सेसिबल हो सकता है, लेकिन इनर स्कोप का वेरिएबल आउटर स्कोप में एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, दैट मीन ये जो वेरिएबल है इंटीजर मेन का, ये पूरे मेन के लिए बना है, मतलब मेन के अंदर हम कहीं भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, इनर स्कोप में भी कर सकते हैं, लेकिन मेन के बाहर नहीं कर सकते। उसी तरह जब मेन के बाहर कोई वेरिएबल बना होता है, वो मेन के बाहर भी एक्सेस होता है, दैट मीन दूसरे फंक्शन में भी, और मेन के अंदर भी एक्सेस हो सकता है क्योंकि वो ग्लोबल स्कोप है। तो यहाँ पर ये लाइन कोई एरर जनरेट नहीं करेगी। ठीक है, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये जो वेरिएबल अगर हमने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया तो अपने आउटर स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो दैट मीन्स a इक्वल टू 100, तो ये a इस a की वैल्यू को रिप्लेस करके क्या कर देगा 100। ठीक है, अगर लोकल स्कोप में कोई अभी हमने क्या नियम पढ़ा कि अगर लोकल स्कोप में कोई वेरिएबल नहीं मिला तो उसे सर्च करेगा अपने आउटर स्कोप में। तो यहाँ देखिए इंटीजर ए तो लिखा नहीं है, तो इस ए को यहाँ पर दैट मीन्स इस स्कोप का वेरिएबल नहीं है ये, तो सर्च करेगा क्या बाहर के स्कोप में है, बाहर के स्कोप में मिल गया है, तो इसी ए की वैल्यू को क्या सेट कर दिया जाएगा 100, वैल्यू विल बी चेंज बाय 100। अब 10 जो वैल्यू है उसकी रिप्लेस हो चुकी है 100 से, तो यहाँ भी 100 आएगा, और बाहर क्योंकि बाहर वाला वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या हो चुकी है 100 हो चुकी है, तो आंसर क्या आने वाला 100 एंड 100 आने वाला है। देखिए इसे भी रन कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से ना ट्राई करिएगा, रन करिएगा। ठीक है, 100 आ रहा है, कोई भी स्लैश नहीं यूज किया, स्लैश टी यूज नहीं किया, इसलिए सब वैल्यू इकट्ठा मिक्स होकर आ रही हैं, बट ये 2 आउटपुट हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनको भी देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने फिर एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर लॉन्ग इक्वल टू 20 और मैंने लॉन्ग को प्रिंट किया है। सोचिए जरा इसका क्या आउटपुट हो सकता है, क्या रिजल्ट होगा इसका। आई थिंक सभी ने सोच लिया होगा। यहां पर इसका जो आंसर है वो आने वाला है आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर क्यों आएगा, रीजन देखिएगा। वेरिएबल का एक और रूल होता है कि आप किसी भी कीवर्ड से वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते, और सी में इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, शॉर्ट, इफ, एल्स, डू, व्हाइल, फॉर, ये जो लिस्ट होती हैं वो जो कीवर्ड्स की लिस्ट है उसमें कीवर्ड लॉन्ग भी होता है। तो इसलिए हम किसी भी कीवर्ड के नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते, और लॉन्ग क्योंकि एक कीवर्ड है, सो दैट्स व्हाई इट विल आल्सो जनरेट अ कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, दैट मीन्स ये एरर आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप जितने भी कीवर्ड्स हैं सीखे उनको आप याद रखें, मेमोराइज रखें, ताकि इस तरह के डाउट्स ना आए अपने पास कभी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे देखिएगा मैंने इंटीजर ए
b इक्वल टू 30 लिखा है, a और b के बीच में स्पेस रखा हुआ है, ठीक है। और मैंने a और b दोनों को प्रिंट किया है। अब जरा सोचिए कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है। ठीक है, सोच लिया। तो देखिए हम बता रहे हैं इसका आउटपुट क्या आ सकता है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ABCD, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, गार्बेज वैल्यू 30 एंड 30 भाई 2 वैल्यूज हो सकती हैं AB अगर रन होता है प्रोग्राम तो यहाँ पर एक नियम देखिएगा कि बीच में कॉमा नहीं लगा हुआ है, और अगर बीच में कॉमा नहीं लगा दैट मीन्स वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए ये होगी एरर। वी कैन नॉट क्रिएट एनी वेरिएबल नेम हैविंग द स्पेस इन इट्स नेम। हम ए बी नाम का वेरिएबल तो बना सकते हैं, लेकिन ए और बी के बीच में स्पेस डालकर कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। दूसरी चीज, अगर 2 वेरिएबल बनाना है देन यूजिंग द कॉमा ऑपरेटर वी कैन क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल यूजिंग द कॉमा ऑपरेटर बिटवीन देम। तो सेपरेटिंग बाई कॉमा होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। तो दोनों ही लिहाज से यहाँ पे क्या आने वाली है, कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि हमने कॉमा यूज नहीं किया है और हम स्पेस दे के वेरिएबल बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से एरर आने वाली, कंपाइल टाइम एरर, दैट मीन्स प्रोग्राम रन होने से पहले ही एरर हमें मिल जाएगी। ठीक है, देखिए तो कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर 2 तरह की एरर होती हैं। आगे बताऊंगा रन टाइम एरर कहाँ पर आएंगे, उस तरह क्वेश्चंस भी आएंगे आने वाली सीरीज में। तो क्लियर है क्यों आई एरर, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेस दिया, कॉमा होना जरूरी था। नेक्स्ट प्रोग्राम। चलिए अगला प्रोग्राम देखिए, मैंने लिखा इंटीजर a, b इक्वल टू 10। ठीक है, प्रोग्राम सही कर दिया। पिछला ही एग्जांपल है, उसी पे थोड़ा सा करेक्शन किया है। मैंने क्या यूज किया, कॉमा यूज किया। अब बताइएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा, सोचिए जरा। तो देखिए बच्चों, इसका जो आउटपुट आने वाला है, 4 ऑप्शन मेरे पास फिर हैं, एरर, गार्बेज वैल्यू 10, 10, 10 और गार्बेज वैल्यू। तो यहाँ पर क्योंकि कॉमा लग गया दैट मीन्स एरर नहीं है, 2 वेरिएबल बन चुके हैं। लेकिन जो असाइनमेंट हो रहा है वो केवल किस में हो रहा है, बी में हो रहा है। ए में असाइनमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि कॉमा सेपरेशन के बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट पहले वाले पे काम करता ही नहीं है, सी में। तो b इक्वल टू 10, जो 10 आया b में आया, a में कुछ भी नहीं आया, दैट मीन्स गार्बेज आया। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो a की वैल्यू जो लिखी हुई है तो आएगी गार्बेज, और b की वैल्यू क्या आएगी, 10। तो आंसर, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, गार्बेज वैल्यू एंड 10। So let's execute this program. मैंने इसे किया रन। देखिए 8, 10, 810 नहीं है भाई, ठीक है। मैंने वहां पे कोई सेपरेशन नहीं लगाया, पहली वैल्यू आ रही 8 और दूसरी वैल्यू आ रही 10, और यहाँ पर 8 का मतलब है गार्बेज। ये मत समझिएगा कि सर 8 वैल्यू आ गई तो 8 कोई प्री डिफाइंड वैल्यू ना, किसी न किसी कंपाइलर में अलग वैल्यू आती रहेंगी, सभी में अलग तरह से बिहेव करेगा। किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रोग्राम में देखिए इंटीजर a इक्वल टू बी इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, और अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है। चार ऑप्शन देखिए लिखे हुए हैं, एरर, गार्बेज वैल्यू और 10, 10 और 10, या फिर गार्बेज वैल्यू। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है, आंसर नंबर ए, एरर। ठीक है, अब कुछ बच्चों को यहाँ भी डाउट होगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू 10 लिखा, दैट मीन a और b दोनों में 10 इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर b डिक्लेयर तो किया ही नहीं मैंने, यहाँ सिर्फ इंटीजर डिक्लेयर क्या हुआ a, और a इक्वल टू मैं कर रहा हूँ b, जो कि पहले से डिक्लेयर ही नहीं है। तो यहाँ पर b एक अनडिक्लेयर्ड, नॉन डिक्लेयर्ड वेरिएबल है, जो कि a में असाइन हो ही नहीं सकता। c का पहला रूल, पहले वेरिएबल बनाएंगे तभी उसे असाइन या इनिशियलाइज करेंगे। तो इंटीजर है तो बना है, बट बी नहीं बना। बी कब बनता, जब हम यहाँ पे कॉमा लगाते। तो यहाँ पर आने वाली एरर, क्योंकि बी हमने बिना बनाए ही ए में असाइन कर दिया है। तो देखिए इसको रन करके देख रहे हैं। देख रहे हैं आप कि आपके सामने ए इक्वल टू बी इक्वल टू 10 में आ रही है एरर पहली लाइन पे। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बी एक अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज जरूर पसंद आई होगी और आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो आप निश्चित मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और
ये सीरीज लगभग रोज ही आएगी और हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहें, एंजॉय करें प्रोग्रामिंग को और अपने आप को अपग्रेड करें। थैंक यू।